दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे नमः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः। प्रियाः दर्शकाः, अहं नीतीश भारद्वाजः प्रणतिपुरस्सरं वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवम् अंकम् आदाय पुनः उपस्थितः। आशासे भवन्तः भवत्यश्च अपि स्वस्थाः प्रसन्नाः स्युः। नमस्करोमि सर्वान् दर्शकान् अहं गवीषद् द्विवेदी अपि। वीक्षकाः, संस्कृत वाङ्मये सूक्तीनां सुभाषितानां वा विशेषता सर्वत्रैव ख्याता अस्ति। अतएव वयम् अद्यतन कार्यक्रमस्य शुभारम्भं सुभाषितेन एव कुर्मः। सत्यमेव, वार्तावली कार्यक्रमस्य एषा परम्परा अस्माभिः 8 वर्षेभ्यः अनवरतं परिपाल्यते। आयान्तु शृण्वन्तु तावत् अद्यतनं सुभाषितम्। कर्तव्यमाचरं कामम् अकर्तव्यमनाचरम् तिष्ठति प्राकृताचारो यः स आर्य इति स्मृतः। जो व्यक्ति वे कार्य करता है जो करने योग्य हैं, वे कार्य नहीं करता जो करने योग्य नहीं है, और तर्क संगत व्यवहार करता है, उसे आर्य कहते हैं। A person who does right things doesn't do the things that are not to be done, and a person who sticks to rational behavior is called Arya. अद्भुतं नूनमिह सार्थं समाश्रयणीयं च अस्ति सुभाषितम्। दर्शकाः, अधुना क्रमः अस्ति केन्द्रीय प्रभागे प्रवाही वार्तानां प्रसारणस्य। तावत् इह सन्ति प्रस्तूयमानाः जागतिकाः प्रवाही वार्ताः। तर्हि अविलम्बं पश्यन्तु प्रवाही वार्ताः प्रवाहमय स्वरेण। राजस्थान विधानसभार्थं मतदानम् आयोजितम् अभवत्। तत्र प्रातः 7:00 सायं 6:00 यावत् मतदानस्य समयः विनिर्धारितः आसीत्। विधानसभाया 200 आसनेषु 99 आसनेषु प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयः जनतया अंकितः। निर्वाचनगतं मतदानपरिणामख्यापनं तावत् डिसेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्के भवेत्। तेलंगाना राज्ये निर्वाचन प्रचाराभियानम् इतोपि गतिमत् जायमानमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहः, भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा, कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी अथ अनेके नेतारः प्रचाराभियाने लग्नाः सन्ति। तावत् राज्ये नवम्बर् मासिके 30 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। कतर स्थितेन न्यायालयेन पूर्व भारतीय नौसैन्य कर्मिणाम् अभियाचनं स्वीकृतम् अस्ति। अवाप्त मृत्युदण्डादेशेभ्यः नौसेनायाः 8 संख्याकेभ्यः पूर्वाधिकारिभ्यः साम्प्रतम् अधिक सहायतायाः स्थितिः समुद्भूता अस्ति। शीघ्रमेव भारत प्रशासन दिशा भवेत् सम्बद्धं वादश्रवणम्। इस्राएल हमास इत्येतयोः मिथः निरन्तर संघर्ष स्थितेः पश्चात् 4 दिवसीयः संघर्ष विरामकालः द्वाभ्यां पक्षाभ्यां समारब्धः अस्ति। बन्धकानां महिलानां बालानां च प्रथम समूहं मोचितवान् हमास समूहः। गाजा क्षेत्रे अतिरिक्ता मानवीया सहायता भवेत् उपलब्धा। थाईलैंड देशस्य राजधान्यां बैंकॉक नगर्याम् ऐषमः विश्व हिन्दू सम्मेलनस्य शुभारम्भं राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः मोहन भागवतः कृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् असौ प्रतिपादितवान् यत् विश्वम् एकः परिवारः, अथ च वयं सर्वान् अपि आर्यान् कर्तुं सिद्धाः इति। सः उक्तवान् यत् भौतिकसुखस्य सर्वसाधनानि अधिकर्तुं जनाः परस्परं कलहं कुर्वन्तः सन्ति, अहमहमिकाभावं च प्रदर्शयन्तः सन्ति इति दुःखास्पदम्। सूर्योपासनायाः सूर्यषष्ठीति 4 दिवसीयं महापर्व देशेन श्रद्धया उत्साहेन च आचरितम्। श्रद्धालवः पवित्रघट्टेषु अस्तकालिकाय भगवते भास्कराय अर्घ्यं समर्पितवन्तः। बिहार राज्यं समेत्य दिल्ल्याम्, असमराज्ये, पश्चिमबंगालराज्ये नदीनां पवित्रघट्टेषु आस्थान्वितः तत्रत्यः जनसम्मर्दः दृष्टिङ्गतः। घट्टेषु प्रातःकालिकाय उदीयमान सूर्याय अर्घ्यसमर्पणेन एतत् पर्व पूर्णताङ्गतम्। क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतीयं दलं पराजित्य विश्वचषकरूपा वैजयन्ती 6ठवारं विजिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वृन्दम् उपाधिविजयार्थम् अथ भारतीय दलं हृदयविजयार्थं वर्धापितवान्।
विश्वचषक प्रतियोगितायाः परं भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मिथः आरब्धायाः पञ्चस्पर्धा समन्वितायाः 20-20 कन्दुकक्षेपचक्रीयायाः शृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धायां दलनायकस्य सूर्यकुमार यादवस्य अथ ईशान किशन इत्यस्य अर्धशताधिकधावनाङ्क निर्मितिपुरस्सरं भारतेन विजयः लब्धः। एवं शृङ्खलायां स्पर्धाम् एकां विजित्य अग्रत्वं भजते भारतम्। नीतीश प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरम् अद्य किमस्ति प्रस्तोतुं नूतन वृत्तविशेषः। अस्मिन् अङ्के कलिङ्ग शैल्यां निर्मितः कोणार्क मन्दिर सम्बद्धः वृत्तविशेषः प्रस्तोष्यते अस्माभिः। तर्हि अविलम्बं पश्यामः सूर्य मन्दिर सम्बद्धं वृत्तविशेषम् एतम्। क्षत्रियं काश्यपं रक्तं कालिङ्गं 12 पद्महस्तद्वयं पूर्वानरं सप्ताश्ववाहनं शिवाधिदैवतं ध्यायेद् वह्नि प्रत्यधिदैवतं नूनं सूर्य हि देवः तथाविधः यः सरति आकाशे सुवति कर्मणि लोकं च प्रेरयति सर्वतः एतस्मै एव भगवते सूर्याय अस्ति समर्पितम् ओडिशा राज्यस्य पुरी नगर्यां स्थितं सुविख्यातं कोणार्क मन्दिरम्। कोणः अर्कः च इति शब्दद्वयेन निष्पन्नः कोणार्क शब्दः सूर्यस्य कोणं तटं वा प्रतिभावयति। सूर्यमन्दिर नाम्ना अपि प्रसिद्धस्य ऐतिहासिकस्य कोणार्क मन्दिरस्य यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इत्येतस्यां विश्वरिक्थसूच्यां गणना जायते। मान्यतानुसारं प्रायः 750 वर्षतः अपि पुरातनस्य कोणार्क मन्दिरस्य निर्माणकार्यं 50-1200 वर्षे गङ्गवंशस्य राज्ञा नरसिंहदेव प्रथम इत्येतेन सम्पादितम् आसीत्। पूर्वदिशि स्थापितं मन्दिरं तथा निर्मितम् अस्ति येन सूर्यरश्मयः मन्दिरस्य साक्षात् प्रवेशद्वारे एव प्रविशेयुः। कलिंग शैल्या निर्मितस्य मन्दिरस्य संरचना 12 रथचक्रयुग्मयुक्ता रथाकृतिधृता अस्ति या हि खलु मानवजीवनचक्रं समयचक्रं वा द्योतयति। जीवनचक्रद्योतके अत्र रथाकृतिके सूर्यमन्दिरे सप्ताश्वानामपि समावेशनम् अस्ति। मन्दिरस्य उभयत्र प्रवेशद्वारे मानवजीवनस्य समस्याद्योतनपरा काचित् प्रतिकृतिः निर्मिता अस्ति। तत्र गर्वप्रतीकभूतं सिंहद्वयं, सिंहद्वयस्य अधः सम्पत्तिप्रतीकभूतं हस्तिद्वयं, हस्तिद्वयस्य च अधः मानवशरीरं प्रदर्शितम् अस्ति। एषा हि प्रतिकृतिः गर्वसम्पत्तिसंवलितस्य मानवस्य सहजतया पतनम् इति उपदिशति। अभूतपूर्व वास्तुकला प्रदर्शन पुरस्सरं निर्मिते कोणार्क मन्दिरे तात्कालिक जीवन शैल्याः नारी स्थितेः अथ च मानव संस्कृतेः सर्वोत्कृष्टं दर्शनं जायते। सूर्यमन्दिरस्य 3 भागेषु भगवतः सूर्यस्य प्रवाहक विध्वंसक संरक्षक स्वरूपाणि सूर्योदय मध्याह्न सूर्यास्त स्थित्यनुगुणं स्मार्यन्ते। इत्थं मित्र पुंसन् हरिताश्व इत्याख्यं हि भगवतः सूर्यस्य प्रतिमात्रयं मानवजीवनस्य बालयुव वृद्धेति अवस्थात्रयमपि द्योतयति। अवस्थात्रय समन्वितः एषैव सूर्यः अस्मान् जीवनावधौ पोषयेत् परिरक्षेत् च इत्येव उद्भावयन्तः पुनः समर्पयामः देवाय एतस्मै एव नः नमः। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। साधु भारतस्य संस्कृतौ एतानि मन्दिराणि इतिहासदृष्ट्या अपि सन्ति अतीव महत्त्वपूर्णानि। दर्शकाः तृतीयप्रभागे अपि अद्य संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासेन सम्बद्धाम् एव वार्तां करिष्यामः। आम्, तदर्थम् अद्य साक्षात्काराय उपस्थिता अस्ति शिमला स्थिते भारतीयोच्चाध्ययन संस्थाने शोधरता अथ भूगोल विषयस्य वरिष्ठाध्यापिका डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी वर्या। नमस्कारः महोदया, वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं करोमि।
नमस्कार। यद् भवती महाभारतस्य भौगोलिकपरिप्रेक्ष्ये कार्यं सम्पादितवती तस्य विषये एव चर्चां करिष्यामः। सर्वादौ अत्र तद् ज्ञातुम् इच्छामि यद् एतादृशं महनीयं कार्यं भवत्या कथं चिन्तितं यद् एतं कार्यं करणीयम् अस्ति, तत्रापि भौगोलिकपरिदृश्ये यद् भवती कार्यं करोति तस्य विषये अपि सविस्तरं अस्माकं दर्शकान् ज्ञापयतु कृपया। इस क्षेत्र में भारतीयों द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। तब जब हम एक तरफ महाभारत या पुराणों का अध्ययन करते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि न केवल उन्हें भारत बल्कि समीपवर्ती विश्व की भी संपूर्ण जानकारी थी, और भूगोल के सिर्फ भौतिक भूगोल के क्षेत्र में नहीं वरन मानव भूगोल और जितना हमारा पर्यावरण है और विश्व भूगोल जो बाहर के महाद्वीप और महासागरों की भी उन्हें विस्तार से जानकारी थी, और इसका विस्तृत प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत बृहत्तर भारत की तो पूर्ण जानकारी देता ही है हमें साथ में, लेकिन इसके साथ में वहाँ पर हमें विश्व के समस्त सारी जनजातियों का, वहाँ के पर्वतों का, वहाँ के नदियों का, वहाँ के फ्लोरा फौना की संपूर्ण जानकारी महाभारत में मिलती है। महाभारत के अंतर्गत भीष्म पितामह खुद भी बहुत बड़े खगोलवेत्ता थे, तो उन्होंने मतलब सामग्री के अंदर हमें कम से कम 300 से ज्यादा खगोलीय प्रमाण मिलते हैं, जिन्हें बहुत सारे जो जैसे एक्लिप्स के डेटा है उनको हम अगर नासा के जो हमारे पास प्रयुक्त डेटा है उनके साथ अगर हम कोरिलेट करते हैं तो हमें बहुत स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि वो अपनी सत्यता के बहुत नजदीक थे वो सारे आंकड़े। तो इस तरह से हमें महाभारत से संबंधित जो भी भौगोलिक सामग्री जिसे हम पढ़ते हैं, जैसे एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है आइसोस्टेसिस, समस्थिति का सिद्धांत है कि 19वीं सेंचुरी में एरी और प्राट ने इसको इन्वेंट किया, लेकिन जब महाभारत देखते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से हमें इस सिद्धांत की परिलक्षित वहाँ मिलता है कि वहाँ पर ऋषि भृगु ऋषि भारद्वाज ऋषि को शांति पर्व में अपने संवाद के दौरान बताते हैं, जब वो पूछते हैं कि इतने ऊंचे पर्वत हिमालय है ये कैसे टिका हुआ है, तब वो कहते हैं कि जो पर्वत जितना ऊंचा है वो उतना ही अंदर है। समस्थिति का सिद्धांत में हमें इसी बात को समझाता है कि जो जितना ऊंचा है वो उतना नीचे है, उसी से उनका इक्विलिब्रियम बना हुआ है और वो समस्थिति को प्राप्त है। तो ऐसे जैसे हम एक ज्योति है जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, अरोरा बोरेलिस कहते हैं, सामान्य रूप से हम पढ़ते समय इस बात का जानकारी रखते हैं कि गैलीलियो ने हमें इस लाइट नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में बताया, लेकिन महाभारत में इसको शांडिल्य देवी कहा गया और महाभारत में इसे स्वर्ण प्रभा ज्योति के नाम से इसका उल्लेख है और ये स्पष्ट नॉर्दर्न लाइट्स को इंडिकेट करती है। तो नॉर्दर्न लाइट तक की उन्हें जानकारी कैसे है ये हमें आश्चर्य करते हैं। ऐसे कई तथ्य हमें महाभारत में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भारत का विस्तार, भारत के लोग कहाँ तक उनका व्यापार था, व्यवसाय था, वो लोग उनके साथ अपना संबंध रखते थे, उसके भी स्पष्ट हमें प्रमाण मिलते हैं। इस अनुसंधान में इसके लिए मुख्य रूप से गण, जो धरती के साथ जिनका संबंध स्थापित हुआ, गण से वो जन बने, जब वो जनपदों में रहने लगे और फिर वो जनपद उस पर्टिकुलर जो कुल के लोग थे जिनको हम जन कहते थे उससे वो आइडेंटिफाई हुआ कि वो जनपद कहलाया। ऐसे हमें करीब 170 जनपद जो आज भी हैं, जैसे मल्ल है, जैसे हमारे मगध जनपद हैं, या चौल है, चेरा है, या विंध्य है, ऐसे हमारे जनपद जो अंग बंग जो बाद में 16 महाजनपद बने बौद्धकाल में जाकर, लेकिन महाभारत में इसके करीब करीब 230 जनपदों की हमारे पास जानकारी है। हम अपने अनुसंधान में 170 जनपदों को आज की स्थिति के हिसाब से उनको स्टैब्लिश कर सके। आगे चलकर इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें महाभारत में मिलती है, वंशावली। इस अनुसंधान में हमने ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद जो पहले मनु थे, स्वयंभू मनु, और हमारा वर्तमान जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर है। तो स्वयंभू मनु से लेकर अभी जो लास्ट महाभारत हुआ उसके बाद 36 पीढ़ी तक हम 141 पीढ़ी चंद्रवंश की और सूर्यवंश की और
135 पीढ़ी हमने सूर्य वंश की स्टैब्लिश की है, जिसमें मानधाता 32 इसमें पीढ़ी में हुए, 65 में राजा राम हुए। ऐसे ही राम और कृष्ण के बीच में, चंद्रवंश और सूर्यवंश के बीच में लगभग 35 पीढ़ियों का अंतर है। तो हमें विस्तार मिलता है कि किस किंगशिप में या किस राजा ने किस एरिया में राज किया, उससे हम स्टैब्लिश कर पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा जनपद था, कहाँ किसका राज था और वो कैसे डेवलप हुआ और कैसे। जैसे ययाति के 5 पुत्र हैं, यदु, त्रवशु, द्रयु, अनु, आगे चल के इन्हीं के वंशज राज किए और फिर वो भरत राजवंश बना और कुरु, भरत से फिर कुरु और पुरु से, भरत से पुरु से कुरु और कौरव वंश का हमें प्रमाण मिलते हैं। राजा हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया, इसके भी प्रमाण हमें महाभारत में मिलते हैं। हमारा इतिहास बहुत साइक्लिक है। हमें पता है कि आज जो घटना हो रही है ऐसे करोड़ों वर्ष पूर्व हो चुकी है, तो वो हमारे लिए साइक्लिक फॉर्म में है। हमारा इतिहास हिस्ट्री नहीं है, हमारा इतिहास इतिहास, इति यानी ऐसा पुराने समय में, ह संपन्न हुआ, तो जैसा पहले हुआ वो इतिहास की जानकारी है। तो जब तक हम अपने शैक्षणिक इसमें इतिहास को हिस्ट्री से भिन्न करके छात्रों को नहीं बताएंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि हमारी इतिहास की समझ कैसी थी। तो हमारा इतिहास कोई 1, 2, 10, 50 राजाओं का इतिहास नहीं है। हम ब्रह्मा से अपने इतिहास को शुरू करते हैं और आज तक और महाभारत युद्ध तक और युद्ध के बाद भी 36 पीढ़ियों तक और उसके बाद फिर गुप्त काल और फिर बौद्ध, पूरी कंटिन्यूटी हमारे इतिहास की हमें प्राप्त होती है। भवती कथम रुचिमती संजाता एतदर्थम कार्याय? बेसिकली इस काम को करने के पीछे भी महाभारत में सारे पुराणों का समावेश है। मतलब ऐसा कहा जाता है महाभारत के लिए कि वेद व्यास ने जितना भी स्थावर और जंगम जगत, जिसको हम मूवेबल और नॉन मूवेबल वर्ल्ड कहते हैं, वो सब कुछ का समावेश महाभारत में किया है। तो फिर लगा कि सब इसमें समाहित है, इसलिए इसी पर अध्ययन करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। महाभारताय एतद् प्रसिद्धम अस्ति, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। एग्जैक्टली, तो ये इसीलिए इस काम के प्रति। तर्हि अनुसन्धानकार्येण तत्र भौगोलिक महाभारतकाले, महाभारतसमये वा भौगोलिकपरिस्थितेः तु भवती ज्ञानं प्राप्तवती एव। तत्र किं शोधकार्यकाले भवती प्राचीनसंस्कृतेः जीवनशैल्याः विषये अपि तत्र ज्ञानं प्राप्तवती? किमपि तत्र प्रमाणं मिलति? बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक, असल में देखिए, महाभारत एक विकसित काव्य है। महाभारत को एक पर्टिकुलर, एक तो युद्ध हुआ, उसके करीब करीब 1000 वर्ष बाद इसको लिखा गया, ऐसे हमें ज्ञात होता है, और उसके बाद इसमें और भी अंश जुड़ते चले गए। तो ये एक विकसित काव्य है, तो सामाजिक परिवर्तन भी हमें उसमें नजर आता है और उसमें समाज के आर्थिक, व्यवसाय और सामाजिक जो विशेषताएं हैं उसका विकसित होना भी साथ साथ नजर आता है। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, क्योंकि काव्य ही अपने आप में, वो अपने को, काव्य खुद हिस्ट्री की तरफ भी लेके जाता है। वहां पर वो कई जगह पे कहते हैं प्राचीन काल में ऐसा हुआ। तो हमें पशुपालन समाज का और कृषि प्रधान समाज की भी बहुत विस्तार से जानकारी मिलती है, जहां पर पशुपालन बहुत जिसको कहना चाहिए बैकबोन है आर्थिक क्रियाकर्म की। दूसरी तरफ एक विकसित समाज का एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि बड़े नगरों का भी निर्माण हो रहा था। अर्बन सिविलाइजेशन की शुरुआत भी उसमें नजर आती है। जैसे खांडव प्रस्थ को करके इंद्रप्रस्थ की रचना जब होती है, तो बहुत विस्तार से हमें महाभारत में इस बात का वर्णन मिलता है कि कैसे बड़ी भवन बनाए गए, उनमें बहुत लेविश गार्डन थे। उस गार्डन में हमें जो फाउंटेन होता है उसके प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। विशालकाय युधिष्ठिर की सभा के प्रमाण मिलते हैं। लगभग वैसी ही सभा मुजफ्फरनगर के पास बसाड़ गांव में हमें पुरातत्व में मिलती है, जो बहुत विशाल सभा है। युधिष्ठिर की सभा के लिए जो पत्थर से बनी होती, मणिमय सभा जिसे कहा जाता है, वो सभा कहा जाता है कि 1000 लोग भी उसको मूव नहीं कर सकते थे, इतने बड़े एक सिंगल स्टोन से बनी हुई सभा थी। ऐसा विवरण महाभारत में मिलता है। उतनी ही विशाल सभा हमें गुप्त काल में एक्सकवेशन में मिलती है। तो एक तरफ नगर संस्कृति का उद्भव भी हो रहा था, दूसरी तरफ हमें बिल्कुल ही ग्रामीण समुदाय की जो गो उस पर आधारित थी, वैसी इकोनॉमी और वैसी आर्थिक व्यवस्था के भी प्रमाण मिलते हैं। खेती के लिए बहुत अच्छे से हमें मिलता है।
कुछ खेती जो नदी पर आधारित थी, जो नदी से जहां होता था उसे नदी मातृका कहा गया। जो सिर्फ वर्षा के जल पर निर्भर खेती होती थी उसे प्रकृति मात्रक कहा गया। इसी अध्ययन में हमने इतिहास के 12 रूपों को भी उसमें आइडेंटिफाई किया है कि जैसे आख्यान है, आख्यायिका है, पुराविद है, एति है, नाराशंसी है, कथा है, गाथा है। इस माध्यम से हमने अपने इतिहास को संरक्षित रखा है और सबके प्रकार अलग अलग है, सबकी विशेषताएं अलग अलग है। तो उस रूप में समाज ने अपने इसका विकास भी किया और अपने समाज का रिफ्लेक्शन भी इस महाभारत में किया। तो दोनों यात्राएं हैं महाभारत। एतद् वक्तुं शक्यते यत् तदानीं काले महाभारतकाले उत्कृष्टम् एव आसीत् भारतम्। बिल्कुल, भारत की जब इसका आप सबसे अच्छा रूप देखते हैं जब रास्यु यज्ञ होता है, और रास्यु यज्ञ में हाँ, उसमें युधिष्ठिर के दरबार में लगभग ज्ञात भारत के सारे राजा उस दरबार में आते हैं। और सबसे सुंदर वर्णन उसका मिलता है जब वो बहुत बड़े बड़े अपने यहाँ के सबसे उत्कृष्ट भेंट युधिष्ठिर के दरबार में रखते हैं, और वो आपको उससे उनकी आर्थिक संपन्नता का, भारत के राजाओं की आर्थिक संपन्नता का प्रमाण मिलता है। जैसे भगदत्त आसाम से हाथी दांत के बने हुए बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। एक है कि पिपली का जो शैलोदा रिवर है, वहां से पिपली का एक चींटी होती है, वो खोद के स्वर्ण निकालती है जो बहुत उत्कृष्ट सोना माना जाता है। वो सोना युधिष्ठिर के लिए लेकर आते हैं। कंबोज राजा कंबल लेकर आते हैं जो वहाँ के उनसे बिल्लों के रोए से बना होता है, और वो स्वर्ण जड़ित कंबल उत्तरीय। तो भारत के वैभव का दर्शन रास्यु यज्ञ में बहुत, और भारत के आर्थिक संपन्नता का भी दर्शन हमें रास्यु यज्ञ के माध्यम से होता है, और भारत के शिल्प का अध्ययन भी उसी के माध्यम से होता है कि कितना उत्कृष्ट शिल्प हमारे पास था कि हम उस शिल्प से बनी हुई सामग्री राजा के दरबार में लेकर आते हैं। सत्यं सत्यं महोदये, भवत्याः शोधकार्यं समाजाय कथं लाभप्रदं भविष्यति तत् कृपया दर्शकान् विज्ञापयतु। सबसे बड़ा इसका जो लाभ है समाज को मिलेगा वो ये कि एक तो हमें जिसे कहा जाए कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास का पता चलता है कि हमने अपने इतिहास पे गर्व करना हमें सिखाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जिसे विस्मृत कर चुके कि हमारे पास इतने शिल्प उद्योग थे, करीब करीब हमने 30 तरह के शिल्प उद्योग को आइडेंटिफाई किया है महाभारत में। जो बर्तन बनाने वाले, चांदी के बर्तन बनाने वाले अलग मिलेंगे, मोती में छेद करने वालों को वेदका कहा जाता था। ऐसे ही जो मोर के पंख हैं उससे पंखे बनाने या अन्य सामग्री बनाने वाले अलग कहा। तो हमें इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि हमारा शिल्प और हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी कोई कम नहीं था, और हम अपनी जिसे कहना चाहिए कि उत्कृष्टता पर थे, उसका एहसास मिलता है। और जब भी छात्र इसके अलग अलग पार्ट पे बहुत इंटेंसिव स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है इसके और भी पहलू, अभी इस एक काम में इतना सब समाहित करना असंभव था, फिर भी छोटा छोटा एक टच किया गया है, लेकिन इसको विस्तार से करने का काम अगर छात्र करेंगे तो हम इसके और भी और सुनहरे पक्षों को सामने ला पाएंगे, और अब हमारी गौरवशाली अतीत के बारे में हमें ये जानकारी मिल पाई। भवत्याः अनुसन्धानकार्यम् एतत् महाभारतम् अधिकृत्य शोधकार्यं समाजस्य सकलवर्गाय अहं मन्ये एतत् उपयुक्तमस्ति। अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। धन्यवाद। दर्शकाः, अनेन संवादेन भवन्तः निश्चयेन लाभान्विताः स्युः इति मे विश्वासः। कार्यक्रमस्य अर्धहोरात्मकः कालः अधुना समाप्तप्रायः सञ्जातः। परम् अङ्कसमाप्तेः पूर्वं सर्वेषाम् आनन्दाय संस्कृतसङ्गीत निर्झरी अत्र प्रस्तूयते। अग्रिमे सप्ताहे वयं नूतनाङ्कमादाय पुनः उपस्थास्यामः। नमो नमः। सत्ताश्वरथमारूढ
देसी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए